Uh, Hello everyone, welcome to AP Classes. My name is Pramod. I am from IIT Delhi and I'll be teaching you CVT General Test Syllabus. We have already uploaded 3 videos and we have covered topics. You can go to our channel and watch those videos. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक परसेंटेज 2। हमने लास्ट क्लास में किया था एवरेज, हमने कंप्लीट कर लिया था और परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था। परसेंटेज का बेसिक्स स्टार्टिंग आपको बता दिया था। आज परसेंटेज से रिलेटेड सवाल हम क्लास में लाइव करने वाले हैं। ठीक है, ओके, यू आर बैक, वेलकम टू आवर क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और देखते हैं कुछ सवालों की तरफ। तो बेटा मेरे साथ साथ ना ये सवाल सॉल्व करते जाना आप, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको बताता जाऊंगा और इस वीडियो में, इस क्लास में आज हम 2 से 3 ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी सवालों को सॉल्व करने की। तो सबसे पहला सवाल आता है कि टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 marks मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। दो स्टूडेंट दे रखे हैं भाई। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इंग्लिश को मैथ्स में लिखो। सबसे पहला स्टेप तो ये है, अगर ये कर लिया ना आपने तो 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। जैसे नहीं कहते कि टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज हाफ द जर्नी डन, समथिंग रिलेटेड टू, ऐसे कुछ होती है कहावत। तो वही है कि देखो आपने ये जो अंग्रेजी भाषा है ना इसको मैथ्स में लिख लिया तो 50% आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या है, दो स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं भाई एग्जाम में। तो दो स्टूडेंट अपने मान लिए, एक ए है स्टूडेंट, एक बी है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 marks मोर देन द अदर। वन ऑफ देम, चलो बी को मान लेते हैं, बी ने 9 मार्क्स ज्यादा सिक्योर किए ए से। ठीक है, बी, ए के तो मार्क्स, ए को कितने मार्क्स मिले, ए को मिले ए मार्क्स। बी को कितने मिले, बी को कितने मिले मार्क्स, बी को कितने मिले, बी को मिले A+9। ये मैंने बी के मार्क्स लिख दिए यहाँ पे, A+9। एंड हिज मार्क्स वॉज 56%। जो बी के मार्क्स थे वो किसके इक्वल थे, हिज मार्क्स वॉज इज, कुछ भी ऐसा साइन आ जाए तो इक्वल टू का साइन होता है। हिज मार्क्स वॉज 56%। 56% का मतलब 56/100। सम ऑफ देयर मार्क्स, किस किस के मार्क्स का सम, ए के मार्क्स प्लस बी के मार्क्स। और बी के मार्क्स कितने हैं, बी के मार्क्स कितने हैं, बी के मार्क्स यहां से रिप्लेस करेंगे A+9। A+9 मैंने यहीं पे लिख दिया, ये नेक्स्ट लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि हम एग्जाम में फटाफट ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। तो बी के मार्क्स ऐसे काट के A+9 लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो पहले मैं इस साइड उस साइड ले जाके इनको मल्टीप्लाई कर लूं क्या, नहीं मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मेरे को देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, इसको देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो ये 2A+9 हो गया यहाँ पे, या फिर इसको क्या लिखेंगे, ए, दो टर्म्स है यहाँ पे, ये ए है और A+9 है, यहाँ भी A+9 है। तो A+9 राइट हैंड साइड वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो मैंने A+9 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, A+9 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 - 56/100 बच गया। हाँ सर ये बच गया। और इस साइड क्या बचा है, इस साइड बचा है सर 56A/100, यही बचा है सर। ठीक है, अब 100 में से 56 गए, इसको 50 मान लो, तो 100 में से 50 गए 50, और ये 6 और घटाने तो मतलब 44। 44/100, A+9, 44/100 इक्वल्स टू 56A/100। इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूं ना जिस मेथड से, वो आपको ओरली करना है एग्जाम में। जिस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ना वो आपको ओरली करना है, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी। आप अगर इसको पूरा खोल के से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। अब देखो, ये ए वाली टर्म यहाँ पे, ए वाली टर्म यहाँ पे है, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 44/100 इक्वल्स टू, इस ए वाली टर्म को मैं उस साइड ले गया तो 56 - 44/100। 56 - 44 कितना होगा, 56 - 44 होगा, 56 - 44 होगा 12/100। ए, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारे पास, 11, 4 दिए 3, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 33, और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 33 + 9 इक्वल्स टू 42। क्लियर हो गया भाई।
समझ आ गया क्या? साक्षी समझ आ गया क्या ये? देखो कैलकुलेशन ऐसे करनी है आपको। ये अगर पूरा सॉल्व करने लग जाओगे ना, यहां से अगर मैं इसको 2a+9 लिख देता, 2a+9 लिख देता, और फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता, फिर a को यहां से माइनस करता, हो जाता है वैसे भी सवाल, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन कैसे देखनी है, a+9 है, यहाँ भी a+9 देख के आप फटाक से इस साइड लेके ओरली हो जाएगा फिर आपका ये सवाल। ये वाली चीजें ना ओरली हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और ऐसी ही फिर ए वाली टर्म यहाँ थी, इसको दोबारा उस साइड लेके तो 56 में से 44 गया, ऐसे 12। फटाफट आप पूरे 15 सेकंड का टाइम लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने ये लिख लिया तो। अगर आपने फर्स्ट लाइन ये लिख ली ना, ये लिखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, होपफुली आपने भी कर लिया होगा। जो जो बच्चे देख रहे हैं, चुलबुली लड़की है ऋतिका, ठीक है, ऋतिका देख रही है, सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? बेटा ऑफलाइन है ना, एक्चुअली हमने सब कुछ कर लिया है, बस एक बार जो जगह है उसके पेपर वर्क थोड़े बाकी है। सो जो हम प्लेस रेंट आउट कर रहे हैं, जो शॉप रेंट आउट कर रहे हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट हमारा ओपन करेंगे, उसके पेपर वर्क थोड़े से बाकी हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे ना, ऑफलाइन आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली मेरे को भी ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जब स्टूडेंट्स बैठे हों, हम एक क्लास में 40-50 सवाल सॉल्व कर पाए। यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है, तो मेरे को पता नहीं चलता आपको कितना समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को स्लो पढ़ाना पड़ता है बहुत, ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। जब ऑफलाइन पढ़ेंगे हम, तो मैं आपके एक्सप्रेशन देख के बता दूंगा कि हाँ आपको कितना समझ आ रहा है, तो हम स्पीड भी तेज कर सकते हैं, हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे उस क्लास में, है ना। स्टार्ट हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ऑफलाइन जब भी स्टार्ट होगा, लाइक विद इन, आज 5 तारीख हो गई, बाई 10 स्टार्ट कर देंगे हम। 10 तारीख तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और फिर हम थोड़े से इसको स्पीड भी तेज करेंगे, और एक दिन में थोड़ी ज्यादा क्लासेस लेके जो 10 दिन का सिलेबस है ये भी कवर कर लेंगे साथ में। जो मम्मी फोन नहीं देती, बोलती है बाहर कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। सिर्फ 5 दिन का और वेट कर लो बेटा, 5 दिन के बाद बाहर कोचिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जब 5 दिन का टाइम लगेगा नहीं वैसे, बट मान के चलो बाई 10 विल स्टार्ट, ठीक है। एंड शालीमार बाग में ही हम ओपन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में सवाल और सॉल्व करते रहना भाई। जो जो बच्चे देख रहे हैं, साथ साथ में सवाल सॉल्व करते रहो फटाफट, आपके पेन चलते रहने चाहिए, ठीक है, पेन नहीं रुकना चाहिए। मैं कोई भी सवाल स्क्रीन पे आएगा उसके बाद 15 से 20 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा, ताकि आपको भी ये सवाल सेम टाइम पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाए, और उसके बाद वो 20 सेकंड में आपको ये सवाल सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 125% ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, ठीक है। इसने कहा 125% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए इज, मतलब इक्वल टू 80%, मतलब 80/100 ऑफ बी। अब अगली लाइन लिखो, 160% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 75% ऑफ सी इज इक्वल टू 300। अरे अब तो आसान हो गया सवाल, ये काट देंगे 3/4, 3 से वापस ये कट जाएगा, और सी की वैल्यू आ गई 400, सी की वैल्यू आ गई 400, फटाफट करो। सी की वैल्यू 400 आती है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे पुट कर दो सी की वैल्यू 400। सी को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 400 लिखूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है। ऊपर 400, 40 × 4 160 आ जाएगा, तो 160 से 160 कट हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को 5 सेकंड बैक करके देख लेना मैंने क्या बोला है, ठीक है। और ऐसे ही बी को 100 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 100, बी को 100 जैसे ही मैं पुट करूंगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी 80 × 4/5। ये 5 से कट गया, 16 × 5 = 80 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 64। सॉल्व हो जाएगा क्या ऐसे, फटाफट ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्या? खाली 20 सेकंड का समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड चाहिए आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए। एक तो सबसे पहले बेटा ना, गलती कहाँ होती है, बच्चे ना घबरा जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चंस को देखते हैं वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, जो दिखा हो, जो इंग्लिश में लिखा हो ना, फटाफट मैथ में लिख लो उसको, फटाफट उसको एक बार मैथ में तो लिखो, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखी जाएगी सवाल आगे होगा नहीं होगा सॉल्व।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जो दिया हुआ ना उसको मैथ्स में तो लिख लो, देखते ही घबराओ मत सवाल से। ठीक है, ए की वैल्यू 64, बहुत सही। कृतिका, मानस, हाँ जी सर, आगे आप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये सवाल सॉल्व करते हैं। ये अच्छा सवाल है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये मैंने कल भी सॉल्व किया था क्लास में, जो जो आया था उन्हें पता होगा, बट अगर आप नहीं ज्वाइन हुए थे कल, सर एक सवाल को बस 1 मिनट मिलेगा। हाँ बेटा, 1 मिनट तो अपने को देना ही नहीं है। हमारी टारगेट ये रहेगी कि 25 से 30 सेकंड में सवाल सॉल्व कर ले, क्योंकि जनरली पता है क्या होता है, जो आपके 60 सवाल होंगे ना, इन 60 में से 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 3 मिनट से नीचे सॉल्व हो ही नहीं सकते। अब सर इन 15-20 सवालों का मैं क्या करूं? उन 15-20 में से 10 तो आपको छोड़ने ही है, 10 तो आपको करने ही नहीं है, क्योंकि 60 में से 50 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं हमको। अब इन 15-20 में से 10 आपको करने नहीं है, और जो बाकी 5 से 7 क्वेश्चन बचेंगे ना, उनमें आपको 3 मिनट देनी ही होंगी। आप कुछ कर नहीं सकते उन सवालों में। एग्जामिनर बनाता है ऐसे सवाल, एग्जामिनर बनाएगा ऐसे सवाल। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1 मिनट का। पिछले वाला सवाल था वो तो 30 सेकंड का। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो 15 से 20 सेकंड के होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो 1 से 1.5 मिनट के, 2 मिनट के होंगे। बट अगर आप नियत से पढ़ रहे हो ना और सारे सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो इवेंचुअली सॉल्व हो जाएंगे आपके विद इन गिवन टाइम फ्रेम। बड़ी दिक्कत है, दिक्कत तो होती है बेटा। अभी तो देखो, मैं अपने जेई के टाइम पे, आईआईटी की जब तैयारी करता था जेई के टाइम पे, तब हमारा भी ऐसे ही था कि 360 मार्क्स का पेपर होता था। 90 क्वेश्चन, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस में तो पता ही नहीं कितने का आ जाता है। 90 क्वेश्चंस आते हैं और 3 आवर 180 मिनट्स मिलती हैं। एक क्वेश्चन को 2 मिनट ही मिलेंगी, और उसमें 11th 12th पूरी आ रही है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आ रहे हैं, एंड दैट टू बोर्ड से बहुत ऊपर लेवल। और जब ये हुआ था ना यहाँ पे, इस सिनेरियो में, मेरे मैथ्स में 105 थे आउट ऑफ 120, फिजिक्स में 115 थे आउट ऑफ 120। ये स्कोर रहा था तब। वो किस लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से था, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से था। चलो ये सब बातें बाद में करेंगे हम, पहले ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सारे ये इंक इरेज करने के बाद। अब ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो, मैं बीच बीच में बातें करता रहूंगा आपसे, पूछता रहूंगा कुछ कुछ चीजें। आपको सिर्फ सवाल पे ध्यान देना है, सुनते रहो और सवाल सॉल्व करते रहो। जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो इसीलिए है कि आपको टाइम मिल जाए इस सवाल को सॉल्व करने का। अभी क्या कह रहे हैं कि बस फेयर फ्रॉम अ विलेज टू सिटी, अब विलेज से सिटी जाने वाली जो बस में ये जाता था, उसका फेयर 500 रुपए है पर टिकट, ₹500 पर टिकट है। चलो ठीक है, ये समझ आ गया भाई। बट ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के टाइम क्या हुआ, सेल्स ऑफ बस टिकट्स इंक्रीजेस बाय 60%। बस टिकट की जो सेल थी ना वो 60% इंक्रीज होगी। हाँ, बनता भी है। दिवाली में, दिवाली के टाइम पे लोग भाई गांव से घर जाएंगे, गांव से शहर जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करके आएंगे, कुछ स्वीट्स लेके आएंगे, कुछ पटाखे फोड़ने के लिए लेके आएंगे, और भी अपने घर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, वट एवर विद रीजन। तो लोग दिवाली पे, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं विलेज से सिटी की तरफ, तो बस वालों ने क्या सोचा, हाँ तो अभी बस की टिकट की जो सेल है ना, वो सेल 60% से इंक्रीज होगी। हमें सवाल में इतना समझ आ गया। ठीक है, सेल भाई, सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी 60% से, इतना समझ आ गया हमें। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में सोचना है बस। मैं मैं कैसे मेरा दिमाग सोच पा रहा है अभी, वो मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, एंड द टोटल कलेक्शन ऑफ वीक इज इंक्रीज बाय 92%। यहां कि मैं कंफ्यूज हो गया, यहां मैं कैसे कंफ्यूज हो गया? इसने कहा कि टिकट की सेल तो इंक्रीज हुई है, टिकट की सेल तो इंक्रीज हुई है 60% से, बट जो कलेक्शन है वो 92% से इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन बस फेयर। हाँ, अब मेरे को सवाल क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, मेरे को कंफ्यूजन किस चीज की हो रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अब मान लो 100 टिकट बिकती थी, मान लो मैंने मान लिया कि 100 टिकट बिकती थी इसकी। अब दिवाली के टाइम, और 100 टिकट 500 रुपए ईच की बिकती थी, तो टोटल कलेक्शन कितना होता था पहले? टोटल कलेक्शन कितना होता था पहले? टोटल कलेक्शन कितना होता था? 100 टिकट बिकती थी, 500 रुपए ईच की टिकट बिकती थी, तो मतलब 50,000 का टोटल कलेक्शन हो जाता था। ठीक है सर। अब क्या है, अब इसने कहा,
अब देखो, टिकट अगर 60% इंक्रीज होगी, न्यू टिकट कितनी बिकी, पहले 100 बिकी थी, तो न्यू टिकट कितनी बिकी, 160 टिकट्स बिकी, तो नया कलेक्शन कितना होना चाहिए, नया कलेक्शन भी 160 इंटू 100 ही होना चाहिए, 160 सॉरी 160 इंटू 500, 500 टिकट का प्राइस था ना, तो 160 इंटू 500 ही होना चाहिए। तो नया कलेक्शन भी सेम परसेंट से इंक्रीज होना चाहिए था जितने से सेल्स इंक्रीज हुई हैं। वो किस केस में इंक्रीज होता, जब टिकट का प्राइस सेम रहता। अब क्या है, टिकट का प्राइस भी उसने बढ़ा दिया है, तो कलेक्शन, जितनी सेल्स इंक्रीज हुई है कलेक्शन उससे ज्यादा बढ़ा है। देखो सेल्स तो 60% इंक्रीज हुई है, इसलिए कलेक्शन 92% से बढ़े, क्योंकि टिकट का प्राइस भी बढ़ गया। अब ये कलेक्शन अगर 60% से कम हो जाता है, यहाँ पे ये कहता है कि द कलेक्शन ऑफ वीक इज इंक्रीज बाय, लेट्स सपोज वो देता है 50%, इसका मतलब क्या होता है कि बस का फेयर डिक्रीज हुआ है। और अगर 60% रहता है, इसका मतलब बस का फेयर, टिकट का प्राइस सेम रहा है 500। ठीक है, अब न्यू कलेक्शन कितना हुआ है, न्यू कलेक्शन हुआ है 92% से इंक्रीज हो गया, 92% से इंक्रीज हो गया, मतलब जो पिछला कलेक्शन था उसमें 92/100 ऑफ 50,000, ये हमारा न्यू कलेक्शन हो गया। और न्यू कलेक्शन में टोटल टिकट कितनी बिकी, 160 टिकट, ये हमारा पर टिकट का प्राइस आ जाएगा इससे। समझ आ गया, ये तो टोटल न्यू कलेक्शन मतलब टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल मनी कलेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी बेची, 160 टिकट बेची, और पैसे कितने कमाए, इतने पैसे कमाए। तो एक टिकट का प्राइस कितना होगा, जितने पैसे कमाए टोटल, अपॉन में कितनी टिकटें बेची। इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, 1 जीरो से ये सारी जीरोस कट गई, ठीक है। अब 90, अब 50 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9, और 1 0 2 510, 1 9 49 1 46, तो 5,000 में 4,600 जोड़ना है, तो ये हो गया 9600 अपॉन में 16, तो पर टिकट का प्राइस 600 रुपीज हो गया, 600 रुपीज हो गया। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, पुराना 500 था, नया 600 हो गया, नया हो गया 600, पुराना कितना था 500, इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 600 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100, इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये 100/5, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा ये, बट आपका कमेंट नहीं आया, इसका मतलब सॉल्व हुआ नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सॉल्व करने के बाद जवाब कमेंट बॉक्स में भी डाल दें। ठीक है क्या, समझ आ गया क्या, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो, आप कमेंट करके वहीं पे पूछ सकते हैं, मेरे को रोक के मैं आराम से बता दूंगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें किसी चीज की। और अगर हम अगले सवाल पे बढ़ लिए हैं, अगला सवाल मैं सॉल्व करने लगा हूं, तो आप इसको रोक के आराम से समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक, एक अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सब चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये हमें ना प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ेंगे, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना तब भी एक ट्रिक पढ़ेंगे। बट पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, हमें ट्रिक नहीं पता, सर हमें ट्रिक नहीं पता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। अब सवाल पढ़ो, क्या है कि अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 35%, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया 25% से, ठीक है, देन फर्दर इंक्रीजेस बाय 15%, अब दोबारा इंक्रीज कर दिया 15% से। व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर। ये तो हमें पता है सर, स्टार्टिंग में नंबर मान लेंगे 100, अब 100 को 35% डिक्रीज कर दिया, तो 100 में क्या डिक्रीज किया, 100 माइनस 35, ये क्या है 35% ऑफ दैट नंबर ओनली 100, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ये 100 में से 35 गया, तो अब ये नंबर बन गया 65। अगर वो नंबर हमने 100 लिया, लेट नंबर बी 100, अगर हमने नंबर 100 लिया, तो अब वो नया नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया हमारा 65। ये कब आया, ये जब 35% से इंक्रीज किया तभी आया। उसके बाद उसको दोबारा इंक्रीज कर दिया 25% से, न्यू नंबर को इंक्रीज कर दिया 25% से, ये न्यू नंबर है, इसमें ऐड क्या कर दिया,
ऐड कर दिया इसी का 25%। अब जो न्यू नंबर आया हमारा, ये फर्स्ट टाइम न्यू नंबर आया, अभी सेकंड टाइम जो हमारा नया नंबर आया है, ये कितना आया है? ये सर इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 बन जा, अब देखो ना, काट, अभी तो मैं इसको सीधा सा काट रहा हूँ कि इसको 65 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता, पहले तो मैं ये बता देता हूँ सिंपल से इसको डिवाइड कैसे करना है। 4 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 1 जा 25 बच गया, 4 6 24, 1 4 दूनी 8 2 25, तो ये 16.25 आ गया, और नया नंबर हमारा बन गया 65 प्लस 16.25। सर्दी हो गई मेरे को, ठीक है। तो नया नंबर बन गया हमारा 65 प्लस 16.25। तो इसमें ऐड करते रहो, ये तो मैं बता रहा हूं आपको जैसे जनरली नॉर्मल बच्चा करता है, उसके बाद मैं आपको इसकी फास्ट अप्रोच में बताऊंगा, ठीक है। तो बियर विद मी, 6 और 5 11 का एक, एक 6 1 7 1 8, 81.25 हमारा नया नंबर बन गया। अब इस 81.25 को भी फर्दर इंक्रीज कर दिया 15% से। अब इसका जो हमारा फाइनल नंबर जो हमें चाहिए था, फाइनल नंबर वो कितना होगा? 81.25। ये समझ आएगा ये क्या लिख दिया? ये वही तो लिखा है 81.25 प्लस 15/100 ऑफ 81.25। 81.25 को मैंने कॉमन आउट कर लिया, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 115/100 मल्टीप्लाई बाय 81.25। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब फाइनल आंसर निकालो। इसको मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर निकालो। एग्जाम में कैसे करोगे इसके बाद मैं बताऊंगा आप एग्जाम में कैसे। ये तो आपको वो अप्रोच है जो जनरली बच्चा करेगा, और इस ऐसे सवालों में वो 3-4 मिनट लगा देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 81.25 इंटू 115, तो ये बनेगा 93.4375। इसका फाइनल आंसर ये बन गया, ठीक है। और करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, अब ये जो फाइनल हमारा नंबर बना है ना, ये बना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। तो एक्चुअली इसमें कितना आया? डिक्रीज आया 6, कितने का डिक्रीज आया? 6.6735 का इसमें डिक्रीज आ गया, डिक्रीज आ गया। और इसको नियरेस्ट इंटीजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7% का डिक्रीज आया है, 7% का डिक्रीज आया जो कि हमारा आंसर होता, 7% का डिक्रीज आया जो कि हमारा फाइनल आंसर होता, ठीक है। समझ आ गया इतना? बताओ भाई, इतना समझ आ गया क्या? ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि भाई जो मिला है उसको मैथमेटिकली अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहे। बट अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करना, हमें तो आंसर निकालना है। मैंने क्या कहा था? हमें मतलब है कि हमारा फाइनल आंसर ठीक होना चाहिए, बस। हमें हमारे सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है कि हमारा फाइनल आंसर सही होना चाहिए। अब इसी नंबर को मैं देखो क्या है, 35% इंक्रीज, डिक्रीज, फिर 25% इंक्रीज और 15% इंक्रीज। अब ये जहां पे मैंने 65 लिखा ना, और इसको 4 से जब मैंने काटा तो 16.25 आया। अब मैं 65 को 64 मान लूंगा एग्जाम के टाइम में। 65 अप्रोक्सीमेटली 64 के इक्वल है, और 64 को 4 से मैं सीधा काट दूंगा, 16 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और 16 को 65 में जोड़ने के बाद 81 आ जाएगा सीधा सा, ठीक है। ये 0.25 वगैरह नहीं करना, क्योंकि हम ऑप्शंस देख के पता कर लेंगे। ये वाली चीजें जो है ना, ऑप्शंस देख के पता कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप? और ऐसे यहाँ पे 81 को 115 से जब मल्टीप्लाई करना होगा ना, 81 की जगह मैं 80 मान लूंगा, और ये 80/100 आ जाएगा हमारा 4/5, और ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, और जो 23 इंटू 4 आप करोगे तो ये 92 पॉइंट समथिंग 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 बनेगा। और आप ऑप्शंस जब पढ़ोगे ना, इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखे एग्जाम में, आपको ऑप्शन होंगे, मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया इस सवाल में। तो इसके ऑप्शंस पढ़ोगे ना, तो इसमें 92 के करीब करीब वाला ऑप्शन एक ही था, 7% डिक्रीज वाला। बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर दिए होंगे, 7% डिक्रीज, 15% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 2% डिक्रीज। तो आप समझ जाओगे कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हो? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, जैसे करेंगे सभी बच्चे करेंगे। अब हम कैसे करेंगे इसको? इस सवाल में क्या दिया गया था? 35% पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर 25% इंक्रीज हो रहा है, यही था ना? 25% इंक्रीज, और फिर दोबारा 15% का इंक्रीज आ रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप मार्क कर लो। इसको क्या रखेंगे? पहला ये ए और दूसरा बी, सिर्फ दो के केस में है ये। थर्ड का कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। दो के केस में अप्रोच क्या होगी? जहां जहां डिक्रीज होगा,
या लॉस होगा, क्या डिक्रीज आ जाए या लॉस आ जाए या डिक्रीमेंट ऐसा कुछ हो जाए, और ऐसे ही इंक्रीज आ जाए या प्रॉफिट आ जाए। यहाँ पे तो नेगेटिव माइनस का साइन यूज होगा और यहाँ पे प्लस का साइन यूज होगा, और फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ गई है। शॉर्ट फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इससे देखते हैं, इस फॉर्मूला से करते हैं। डिक्रीज हुआ 35 प्लस 25 इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे दोबारा प्लस करेंगे और प्लस में आएगा -35 प्लस 25 अपॉन 100। ये 25 से 4 कट जाएगा और 4 को मैं यहाँ पे काट लूंगा, इसको 35 नहीं 36 मान के काट लूंगा मैं। -35 प्लस 25 करेंगे तो -10 आ गया, और यहाँ पे -35/4 है, 35/4 को मैं 36/4 काट लूंगा, ये -9 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली -19% आ गया यहां तक के। अब क्या है, -19% आ गया, इसका मतलब 19% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब क्या है कि 19 इन दोनों को मिलाने के बाद क्या है कि 19% का, अप्रोक्सीमेटली 19% का डिक्रीमेंट एंड 15% का इंक्रीमेंट। तो अब ये नया ये हो गया, नया बी ये हो गया। नया ए हो गया हमारा -19 और नया बी हो गया हमारा +15। तो -19 +15 -19 × 15 अपॉन 100। अब इस 19 को भी मैं 20 मान लूंगा फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए। 20 से ये कट गया 5, 5 से कट गया 3, और 15 में से 3 गए 12, -19 + 12 करेंगे तो -7, अप्रोक्सीमेटली -7%। और यही हमारा फाइनल आंसर था, -7% का डिक्रीमेंट। अब ये देखो, मैंने आपको समझाते हुए भी 30 सेकंड में समझा दिया होगा शायद, या हार्डली 1 मिनट लिए होंगे। अब बताओ बेटा, इसको अब जब आप सॉल्व कर रहे होगे एग्जाम में, तो 15 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब सारी दुनिया इस क्वेश्चन को 4 मिनट देगी, 3 मिनट देगी, ये वो वाला सवाल है जिसमें 3-4 मिनट लगेंगी। अब सारी दुनिया जब इसको 3-4 मिनट दे रही होगी, तो हम इसको 15 सेकंड में कर लेंगे क्या? ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए कि कोई नंबर इतना डिक्रीज हो रहा है, फिर इतना इंक्रीज, फिर इतना डिक्रीज, फिर इतना इंक्रीज, कुछ भी हो रहा है उसमें, अब हम सॉल्व कर लेंगे क्या? बताओ भाई, सॉल्व कर लेंगे क्या? हाँ जी सर, हो जाएगा सर, ये तो आसान हो गया सर। अच्छी चीज पता चली, क्या ये आसान हो गया? ठीक है। अब बाद में इस मेथड को कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करना है, क्या हम इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या आपको चमक जाता है उस एग्जाम के टाइम में कि अच्छा मैं इसको यहां भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां सवाल आज के दिन का, सॉल्व करते जाओ भाई। ऋतिका, ओके सर, कर लेंगे सर, हाँ बेटा कर लेंगे। ठीक है। अब आगे है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट्स 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब ये इसने वैलिड वोट्स वाला कॉन्सेप्ट कुछ दे दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, टोटल वोट्स नहीं दिया, टोटल वैलिड वोट्स दिया है। ठीक है। इफ टोटल वोट्स वर 6000, ठीक है, टोटल वोट्स अगर 6000 थे, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स that the other candidate Sushil gets if 20%, 25% of the total votes were invalid? क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, सवाल को समझो। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं। जो रवि है ना, रवि को मिले 65% टोटल वोट्स के। रवि को कितने मिले हैं? 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट कितने हैं? ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट कितने थे? अब यहाँ पे वैलिड वोट निकालते हैं। वैलिड वोट्स कितने थे? वैलिड वोट्स थे 25% इनवैलिड थे, तो मतलब वैलिड कितने थे? 75% वैलिड थे। 75% ऑफ व्हाट? 75% ऑफ 6000। 75% को कैसे लिख देंगे? 75/100 ऑफ 6000। अब ये कट जाएगा यहां से। टोटल वैलिड वोट्स थे 4500।
रवि को मिले हैं इसका 65%। रवि को कर लेंगे, अच्छा ये तो पहले का आपने दिया। रवि को मिले हैं इसका 65%। तो बचे हुए बाकी दूसरे कैंडिडेट को, सुशील को, कितने वैलिड वोट मिले हैं? फटाफट आंसर बताओ भाई, मैं आंसर का आपका वेट कर रहा हूं। आप मेरे को फटाफट आंसर बताओ। यार कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं है इसमें तो। इस सवाल में तो कुछ नहीं है। दो कैंडिडेट है, रवि को 65% मिले हैं, तो बाकी बस दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 100 - 65। 100 - 65 दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे। दैट इज इक्वल टू 35। 35% दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले हैं। किसका 35%? वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट कितने थे? 4500। तो 35/100 और 4500। अब 35 और 45 को हमें मल्टीप्लाई करना है बस। या फिर हम इन आंसर्स में से डायरेक्टली एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्या? 4×3 = 12। या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो यार, आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाओगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 1575। क्योंकि ये दो ऑप्शन थे ना इसलिए, नहीं तो अगर दो ऑप्शन ना होते ना तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे। क्योंकि ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12। और ऐसे ही 5 और 3 को करेंगे तो 5×3 = 15। अब ये इनके इसके ज्यादा करीब होगा, 1500 के ज्यादा करीब होगा ये नंबर। तो 1500 के करीब एक्चुअली यहाँ पे दो नंबर थे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बस। कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन थी छोटी सी जो हमने कर ली है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा बच्चे, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करो भाई, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड्स में इसको सॉल्व करो। क्या दिया गया है कि इन अ गवर्नमेंट स्कीम इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। अगर हम बिजली के बिल का भुगतान जो हमारी डेट है, जिस ड्यू डेट पे, ड्यू डेट से पहले कर देते हैं, तो हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाई पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गेट अ रिडक्शन ऑफ 20। हाउ? 20 रुपीज है ये। ठीक है, 20 रुपए का रिडक्शन मिल गया उसको। द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट कितनी थी? बताओ भाई, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, सॉल्व करके बताओ। कुछ है नहीं यार, 1 सेकंड में आंसर। 1 सेकंड में आंसर होना चाहिए ऑप्शंस देख के। कि 5% डिक्रीज, 5% बिल रिड्यूस हो गया और वो 5% 20 के इक्वल है। तो मतलब कि 5% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5/100 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20। 5 × 4, एक्स की वैल्यू होगी 400। देखते ही ऑप्शन मार दिया। साक्षी, ये वाले जो सवाल हैं ये थे हमारे 15 सेकंड वाले सवाल। समझे? ये थे हमारे 15 सेकंड वाले सवाल, 20 सेकंड वाले सवाल, 25 सेकंड वाले सवाल। बस इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है बेटा रितिका, हो जाएंगे ये वाले सवाल सॉल्व। ये वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आए ना, फटाफट 15 से 20 सेकंड के अंदर उसको टिक कर दो आंसर ऑप्शन देख के। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन क्यों नहीं डाले? ताकि आप सॉल्व करना सीखो। अब ऑप्शन क्यों डाल रहा हूं? ताकि आप एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में फटाफट टिक करो ऑप्शंस देख के। सीधा सा, समझ आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन। बाय व्हाट परसेंट, by what percent the new price of the article must be increased? आर्टिकल है जिसका एक नया प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25% इन पास्ट। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं आसान में उसकी कॉस्ट पहले 100 थी। पहले उसकी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 100 थी। ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनली ओरिजिनली वो 100 रुपीज का था। अब उसको 25% कट कर दिया गया था पास्ट में।
अब करंट प्राइस जो है उसकी, करंट प्राइस उसकी कितनी होगी, 100 में से 25% काट दिया तो अभी 75 रुपए की उसकी कॉस्ट, अभी प्राइस चल रही है उसकी। अब इसको कितना परसेंट में इंक्रीज करूं कि ये वापस से 100, सॉरी, वापस से 100 इसकी कॉस्ट हो जाए। 75 को मैं कितना परसेंट इंक्रीज करूं कि ये 100 पे आ जाए, कितना परसेंट इंक्रीज करूं भाई बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सब कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या होगा इसका, इन ऑप्शंस को देख के, इन ऑप्शंस को देख के कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या होगा। अच्छा 33 दो ऑप्शन सेम नहीं होंगे एक्चुअली, एक सेकंड, ये दो ऑप्शन सेम नहीं है। ये 33, एक तो 33 हो गया ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हो गया 33.33, एक 33.33 हो गया एक ऑप्शन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर नई प्राइस होगी 100, पुरानी जो नई प्राइस होगी, ये करंट प्राइस है हमारी 75, दिस माइनस दिस अपॉन 75, ओरिजिनल प्राइस आती है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, जो करंट चल रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, वो वाली प्राइस आती है बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, याद रहेगा क्या। डिनो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कौन सी प्राइस आती है, ये तो ऊपर वाले तो कर लेते हैं बच्चे कि परसेंटेज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, अपॉन इनिशियल इंटू 100 आता है, अपॉन फाइनल इंटू 100 नहीं आता, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट में इस करंट प्राइस जो है ना, इस करंट प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट आया है हमसे वो पूछा गया है। तो 100 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा, 25/75 कितना होगा, 1/3 ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 33.33%। 33.33% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला सवाल क्यों लिया, ताकि आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल आता है, क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 आता है बेटा, याद रहेगा क्या, ये चीज याद रहेगी क्या, हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं इस टाइप के सवाल की तरफ। ये देखो ये सवाल बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ये एक और चीज याद रखना, मैथ्स में मेरे जितना बड़ा जितना लेंथी सा सवाल दिखेगा ना आपको, उतना आसान होता है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी अंग्रेजी भाषा में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, उसने इंफॉर्मेशन बहुत दे दी है, और उस इंफॉर्मेशन से आप आसानी से उस सवाल को समझ पाओगे, डरना नहीं है। जो जो दिया गया हो वो लिखते रहो अंग्रेजी भाषा में, मैं बोलता रहूंगा और देखना कैसे लिखता रहूंगा। इन अ पंचायत इलेक्शन, अभी तक कोई काम की बात नहीं थी, 3 कैंडिडेट्स वर देयर इन फ्री, 3 कैंडिडेट्स आ गए, ये काम की बात है, 3 कैंडिडेट्स आ गए, द लूजिंग कैंडिडेट्स गॉट एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स, इनमें से दो लूजिंग थे, ये लूजिंग लूजिंग और ये वाला था हमारा विनर, लूजर लूजर, द लूजिंग कैंडिडेट्स गॉट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स, इसके एक्स आए तो इसके भी एक्स आए, एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट एज मेनी वोट्स एज द रेस्ट ऑफ टू गॉट कलेक्टिवली, इसको विनिंग कैंडिडेट को मिल गए 2x, इसको xx मिले, इसको मिले 2x। इफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर 1500, अगर टोटल वोट्स 1500 थे तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स दैट द विनिंग कैंडिडेट गॉट अज्यूम ऑल वोट्स वर पोल्ड, ऑल वोट्स दैट वर पोल्ड वर वैलिड। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। टोटल वोट्स कितने थे, 2x प्लस x इक्वल्स टू 1500 दे रखा है ये, हमें वैल्यू निकालनी है 2x की, 4x की वैल्यू 1500 है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 750, 750 हमारा आंसर होगा, देखते ही मार दिया क्या। क्या कहा था मैंने, जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही आसान सवाल होगा, जितना लेंदी ऐसे दिखने में जितना अंग्रेजी भाषा ज्यादा लिखी होगी ना उतना ही आसान सवाल होगा, और है भी आसान, है भी आसान। हमने 1 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल, जैसे ही सवाल को देखा, अगर आपने यहां तक पढ़ लिया ना, पढ़ते ही आप 750 मार दोगे, 1500 का आता है 750,
यहाँ से, क्योंकि लूजर्स के इक्वल वोट थे, एक्स एक्स यहाँ पे थे, और विनर को डबल मिले। समझ आ गया क्या? हाँ जी सर। हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, हो जाएगा सर। अब ये सवाल सॉल्व करो भाई। ये सवाल सॉल्व करो। सवाल क्या कहता है? इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 11:9। 30% ऑफ द बॉयज, बॉयज का 30% बॉयज, एंड 20% ऑफ गर्ल्स, 20% ऑफ गर्ल्स पास्ड एन एग्जाम, उन्होंने एक एग्जाम पास किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम। ओके, टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो स्टूडेंट्स 11:9 में है, और 30% बॉयज ने एग्जाम पास कर लिया, 20% गर्ल्स ने पास कर लिया। तो टोटल क्लास में कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम पास किया? कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट कर लो भाई, समय मत लगाओ, फटाफट इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। है कोई जवाब आ रहा है? मैं वेट करूं या मैं आगे बढ़ूं, सॉल्व करूं? चलो ठीक है, आप सॉल्व करते रहना, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। कैसे करेंगे यार? या तो बॉयज और गर्ल्स को कुछ मान लो, या फिर इनको 11 और 9 ही मान लो बस। तो कितने बॉयज ने एग्जाम पास किया? 11 इंटू 30/100 बॉयज ने एग्जाम पास की, प्लस 9 इंटू 20/100 इतनी गर्ल्स ने किया, और टोटल बच्चे कितने थे? 11 + 9, टोटल इतने बच्चे थे बस। यहां से हमारा परसेंटेज आ जाएगा क्या? यहां से हमारा परसेंटेज आ जाएगा क्या? बताओ। हाँ भाई, कर लोगे सॉल्व? सॉल्व कर लोगे क्या? देखो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको फटाफट। कैसे करेंगे? 11 330 प्लस 180 अपॉन 11 9 20 इंटू 100। 330 + 180 कितना हो गया? 510। 330 में 180 जोड़ेंगे तो 510 होगा, हाँ, अपॉन 20। अब इसको डिवाइड कर दे। अच्छा, इन परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 भी होगा, इंटू 100 भी होगा, इंटू 100 भी होगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा। और इसको करेंगे तो 25.5। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 25.5, ऑप्शन डी। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब सर, इसमें है ना बच्चे, पता है डाउट कहाँ करने लग जाते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट में आएगा ये नंबर। इसको देखो, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 33/10, जो कि 3.3 है। तो 3.3 बॉयज ने पास किया। अब वो समझ नहीं आ रहा सर, 3.3 बॉयज कैसे पास कर सकते हैं? बेटा ये 11 बॉयज और 9 गर्ल्स नहीं थे। हो सकते हैं 110 बॉयज हो, 90 गर्ल्स हो, या फिर हो सकते हैं ऐसे कुछ हो। ये रेशियो दिया हुआ है, बट हम इस रेशियो को एक्चुअल स्टूडेंट्स मान के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 प्लस 9, ये जो 11 इंटू समथिंग था, 11 इंटू मिर्च मसाला था, 9 इंटू कुछ मिर्च मसाला था, अपॉन में 11 + 9 था। अब देखो, अब मैं इस 11 को किसी भी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे इस 9 को किसी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी इस 11 को भी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, 9 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, एक्स बाहर आ जाता और इस एक्स से ये कट जाता। तो इसलिए हमने डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए 3.3 आ रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट प्री फाइनल क्वेश्चन है ये हमारा आज का प्री फाइनल क्वेश्चन है। सॉल्व करो भाई इसको। कैसे सॉल्व करोगे? मैं करता हूं। इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन अ स्टूडेंट्स ग्रेड इज असेस्ड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट। 30% तो इंटरनल टेस्ट के नंबर लगते हैं, 30% असाइनमेंट के नंबर लगते हैं, और 40% एक्सटर्नल एग्जाम के नंबर लगते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को 90% तो मिले इंटरनल में, 95% मिले असाइनमेंट में, 75% मिले एक्सटर्नल में, तो उसकी ओवरऑल ग्रेड कितनी होगी?
सर मैं फटाफट लिख दूंगा, 90% मिले उसको इंटरनल में, इंटरनल की वेटेज थी 30, प्लस उसको 95% मिले असाइनमेंट में, असाइनमेंट की वेटेज थी 30, प्लस 75% मिले एक्सटर्नल में, 75 की वेटेज थी 40। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। सर इसको सॉल्व कैसे करूं मैं, ये मेरे को समझा रहा दो। देखो इन दोनों में से मैंने 30 कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से मैंने 30 कॉमन ले लिया पहले दो में से, तो बच गया 90 प्लस 95। 90 प्लस 95 हो गया हमारा 185 अपॉन 100 इंटू 30, प्लस 75 अपॉन 100 इंटू 40। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ऐड मत करो पहले। देखो ये जीरो से या फिर 25 दिए, 25 चौके और 4 से कट जाएगा, ये तो आ गया हमारा 10, ये 10 आ गया, 10 इंटू 3 सॉरी ये आ गया हमारा 30। 75/100 इंटू 40 हो गया हमारा 30। और इस वाले को सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कट गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 1 8 3 24, 1 25, 2 3 3 और 2 5 और 10, तो 55.5 प्लस 30 85.5 हमारा फाइनल जवाब हो गया डी। सॉल्व हो जाएगा क्या, सॉल्व कर लोगे क्या? हाँ सर हो गया सर, कुछ था ही नहीं सर, इजीली सॉल्व हो गया सर। क्या किया हमने, हमने जो अंग्रेजी भाषा दी थी सर उसको मैथ्स में लिख लिया है, और मैथ्स में लिखने के बाद हमने कैलकुलेशन कर लिया है। कैलकुलेशन को आपने थोड़ा सा आसान करने के लिए ये बता दिया कि इन दोनों में से 30 कॉमन आ रहा था, 30 बाहर ले लिया, इन दोनों को सीधा ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जीरो जीरो कट गया। अब राइट हैंड साइड वाले को पहले प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं कर रहे, क्योंकि इसका ये 40 का 75% है, 75/100 ऑफ 40 है, तो 75/100 को लिखा 3/4, 3/4 ऑफ 40 इज 30, तो 30 में ऐड करना है इसके अंदर। इसको 185 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 555, 555 को 10 से डिवाइड किया, बन गया 55.5, उसमें 30 ऐड कर दिया, बन गया 85.5, जो कि हमारा फाइनल आंसर था। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन को मैंने समझा दिया है अंग्रेजी में। आगे बढ़े, आज का हमारा आखिरी सवाल करें। सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल एक टाउन की पॉपुलेशन 5% पर एनम से इंक्रीज हो रही है। What will be the population of the town on basis after 2 years if present population is 16,000? कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। 16,000 को हमने बैंक में डिपॉजिट किया और कंपाउंडेड 5% एनुअली फॉर 2 years, कंपाउंडेड 5% एनुअली फॉर 2 years, ये है या नहीं है बताओ। यार सीधा सा नहीं हो जाएगा क्या, 16 का इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5%। बताओ भाई मैं क्या लिखूं इसमें, कमेंट कीजिए और बताइए मैं क्या लिखूं इसमें, कमेंट करके बताओ इसमें क्या लिखूं मैं। देखो 5% इसका इंक्रीज हो गया, तो फर्स्ट ईयर के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी बनी, इतनी थी, इसमें 5% का इंक्रीज हो गया। अब ये पॉपुलेशन होगी हमारी फर्स्ट ईयर के बाद की, ये पॉपुलेशन होगी हमारी आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी होगी, जो फर्स्ट ईयर के बाद की पॉपुलेशन थी उसमें 5% का इंक्रीमेंट। ये टोटल हमारा हो गया, ये टोटल हमारा हो गया आफ्टर आफ्टर सेकेंड ईयर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, ये 105/100 बन जाएगा, जो कि 21/20 बनेगा, इंटू 21/20 इंटू 16,000। 16,000 की दो जीरो कट जाएंगी, दो जीरो से, 4 चौक 16, ये 40 हो जाएगा यहाँ पे। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, पता है क्या किसी को, और 21 को 21 करेंगे तो 21 स्क्वायर यार 441 इंटू 40 इक्वल्स टू 17640। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इजंट इट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17,000
640, 21 स्क्वायर था 441। आसान से हमने सवाल सॉल्व कर लिए, समझ लिए। जो इम्पोर्टेंट ट्रिक हमने सिखाई है आज, वो याद रहेगी क्या? ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिक थी, ये याद रहेगी क्या? बस ये याद रखने के बाद बाकी सवाल हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, फॉर अटेंडिंग द क्लास। और बहुत जल्द ऑफलाइन में मिलते हैं आप सब लोगों से। बहुत मेहनत करिए, बहुत पढ़िए। होपफुली आप सीयूईटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और बहुत अच्छा कॉलेज जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। जो आपका सपना है जिस कॉलेज में जाने का, वो आपको मिले। एक अच्छा कॉलेज एक अच्छे भविष्य की नींव रखता है, क्योंकि वहीं पे आपके नेटवर्क्स बनते हैं, वहीं पे हम इस काबिल बनते हैं कि हम बाहर जाके सीख सकें कुछ नया, हम अपने आप को डेवलप कर सकें, हम जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है वहाँ उसको फेस करते हैं। तो कॉलेज आपको बहुत सी चीजें सिखाएगा, और बातें भी हम करते रहेंगे, पढ़ाई भी हम करते रहेंगे, फन भी हमें करना है। लेकिन 2 मंथ्स बचे हैं बेटा, सिर्फ 2 मंथ्स, ये पढ़ाई कर लो जम के। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जीवन में कभी ना कभी मेहनत जरूर करनी होगी। मैंने अपनी 11th 12th के दौरान मेहनत कर ली थी, जो द अर्ली द बेटर। मैंने अपनी 11th 12th के दौरान मेहनत की, जेई की तैयारी की, आईआईटी की तैयारी की, आज आईआईटी दिल्ली में हूँ। फ्यूचर काइंड ऑफ सिक्योर्ड है, देखा जाए तो। अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ ना होगा तो ठीक है, जॉब तो लगी जाएगी, इतना कमाई लेंगे कि पेट भर सके, 2 टाइम का खाना खा सके। ऐसे ही अगर जिस बंदे ने 11th 12th में मेहनत नहीं की, 11th 12th में या तो वो आईआईटीज में आ गए, या फिर वो नीट के एग्जाम दे के वो एम्स में चले गए, या फिर उन्होंने ये सीयूईटी जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में, एक रेपुटेड कॉलेज में आ गए। अब जिसने 11th 12th में मेहनत नहीं की, उसको कॉलेज के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी करेगा तो उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, उसको वहां जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।